गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्पटन प्रभाव कि कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है और इसको हम किस तरीके से क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, है ना। तो देखो क्या होता है कॉम्पटन प्रभाव। देखो ये हमारे पास एक क्या है, लक्ष्य है या फिर हम बोलते हैं प्रकीर्णक है। ये धातु है, मान लो चाहे आप, ठीक है। और इस पर हम क्या करते हैं, एक्स किरणों को आपतित कराते हैं। ये हम किसको आपतित करा रहे हैं, एक्स किरणों को, ठीक है। और इस एक्स किरण की जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी मान ली हमने, लैम्बडा मान ली, ठीक है। अब ये जब एक्स किरण इस पर आपतित होती है तो इससे टकराने के पश्चात ये मान लो ये प्रकीर्णित हो गई, ऐसे चली गई ये एक्स किरण। ये कौन सी किरण है, ये प्रकीर्णित एक्स किरण। दिशा बदल गई ना इसकी। अब जो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो मैंने मान ली क्या, लैम्बडा डैश। आपतित तो ये करा रहे थे, प्रकीर्णित होकर हमें ये मिल रही है एक्स किरण, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि हमेशा जो प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य है क्या, लैम्बडा डैश, वो हमेशा ज्यादा होती है किससे, आपतित एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य से। इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन प्रभाव बोलते हैं। क्लियर है ये वाली बात। इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन प्रभाव। तो यहाँ पर जो हम डेरिवेशन निकालेंगे वो निकालेंगे कि ये जो हमने बोला है लैम्बडा डैश लैम्बडा से ज्यादा होता है, तो कितना ज्यादा होता है, इनका क्या निकालेंगे हम, अंतर निकालेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, हम कॉम्पटन विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कॉम्पटन विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं। कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है हमारे पास, स्थिर है। ये स्थिर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आइंस्टीन के अनुसार यदि कोई कण स्थिर होता है तो उसमें ऊर्जा होती है m0 इंटू सी स्क्वायर। m0 क्या है, m0 स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। और एक हम बात करते हैं संवेग की, p से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो इसका संवेग कितना होगा, 0 होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास स्थिर है जिसकी ऊर्जा कितनी है, m0 c स्क्वायर, जिसका संवेग कितना है, 0 है। हमारे पास एक एक्स किरण फोटोन आ रहा है यहाँ पर से, और ये आके किससे टकराएगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। क्या आ रहा है हमारे पास, एक फोटोन, एक्स किरण फोटोन, ठीक है। अब ये जो फोटोन होता है ना, इसके लिए भी हम दो चीज पढ़ते हैं, क्या, एक तो क्या, ऊर्जा, एक तो क्या, ऊर्जा। कितनी होती है फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू, कई बार पढ़ चुके हम। और इसका जो संवेग होता है ना फोटोन का, वो कितना होता है, एच न्यू अपॉन सी। ये दो चीज हमें याद रखनी है। तो एक फोटोन आ रहा है हमारे पास जो कि किसका है, एक्स किरण का है,
और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पर हमारे पास एक प्रकीर्णक की तरह कार्य करेगा, यानी कि किसका प्रकीर्णन कर देगा, ये फोटोन का। ये जो एक्स किरण फोटोन आ रहा है उसकी ऊर्जा एच न्यू, और संवेग क्या होता है एच न्यू अपॉन सी। अब ये संवेग कैसे आया एच न्यू अपॉन सी, तो हमने डी ब्रोगली परिकल्पना पढ़ी थी, लैम्बडा बराबर क्या होता है एच अपॉन पी, पी बराबर क्या होता है एच अपॉन लैम्बडा। और तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में संबंध होता है। देखो एक्स किरण होती है, एक्स किरण की आवृत्ति भी होती है और तरंग दैर्ध्य भी होती है ना। क्या संबंध होता है, लैम्बडा बराबर सी अपॉन न्यू। लैम्बडा का मान रखेंगे तो सी तो कहाँ जाएगा नीचे और न्यू कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो संवेग का ये फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, एच न्यू अपॉन सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक फोटोन जिसकी ऊर्जा कितनी है एच न्यू है, एक संवेग जिसका संवेग कितना है एच न्यू अपॉन सी है, एक स्थिर इलेक्ट्रॉन से टकराता है, स्थिर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है m0 c स्क्वायर और संवेग कितना है 0 है, टक्कर होगी। ठीक है, अब देखो जाना कैसे चाहिए था ये फोटोन, सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है और ये कुछ इस तरीके से चला जाता है। ये फोटोन चला गया, मान लो ये फोटोन कितने कोण पर चला गया, फाई कोण पर चला गया। कितने कोण पर चला गया, पाई कोण पर चला गया। और जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा देगा। तो मान लो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चला गया, कितने कोण पर चला गया, ये मान लो थीटा कोण पर चला गया। आ गई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ गया, यहाँ कौन गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ कौन चला गया, यहाँ चला गया क्या फोटोन। और ये फोटोन कैसा है, प्रकीर्णित है। कैसा है ये फोटोन, प्रकीर्णित है। और यहाँ कौन आ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ कौन आ गया हमारे पास फोटोन आ गया। फोटोन पाई कोण पर और ये थीटा कोण पर। अब देखो ये कौन सी दिशा है, ये एक्स दिशा है। अब आप देखो यहां से, पहले तो ये सरल रेखा में जा रहा था ना, इस बिंदु पर हम एक रेखा खींच लें, ये रेखा, तो इसी बिंदु पर बताओ हमारे पास टक्कर हुई है या नहीं हुई, हुई है। और इस बिंदु के पश्चात अब ये सरल रेखा में ना जाकर दो दिशाओं में जा रहे हैं, नहीं जा रहे, जा रहे हैं। अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो बताओ अब इसकी ऊर्जा कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, सॉरी फोटोन की, फोटोन गया ना ऊपर, तो फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी। देखो पहले क्या थी एच न्यू, अब आवृत्ति चेंज हो जाएगी, ऊर्जा घटेगी या बढ़ेगी। वैसे तो हमें पता है कि फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो ऊर्जा क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है ऊर्जा उसने दे दी तो फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ऊर्जा किस बात पर निर्भर कर रही है, आवृत्ति पर, तो आवृत्ति चेंज हो जाएगी, ऊर्जा क्या हो जाएगी एच न्यू डैश। क्योंकि हम जानते हैं एच तो क्या होता है, आपने खूब पढ़ा है, एच क्या होता है प्लांक नियतांक होता है, और न्यू क्या होती है हमारे पास आवृत्ति होती है। न्यू क्या होती है आपके पास आवृत्ति होती है ना। तो ऊर्जा तो क्या हो गई एच न्यू डैश, और संवेग क्या हो जाएगा हमारे पास एच न्यू डैश बटे सी हो जाएगा। ये हो गई बात हमारे पास, आ गई बात समझ में। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन भी आया भाई, अब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की अब ऊर्जा कितनी होगी, आइंस्टीन के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी m इंटू क्या सी स्क्वायर, m इंटू सी स्क्वायर। अब m0 और m में क्या अंतर है, देखो m जो होता है ना वो गतिशील अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, गतिशील अवस्था में क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्य। तो ऊर्जा कितनी होगी अब इस इलेक्ट्रॉन की m इंटू सी स्क्वायर। पहले स्थिर अवस्था में था इलेक्ट्रॉन तो उसका द्रव्यमान m0, अब गतिशील अवस्था में है तो क्या होगा m। और संवेग कितना होगा हमारे पास p बराबर mv, क्योंकि ये हमारे पास आवेशित कण, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये पदार्थ का कण है और इसके लिए हम v वेग से गति कर रहा है, वेग होता है इसका, तो संवेग कैसे देते हैं हम इसका mv से देते हैं। तो ये चारों चीजें हमने निकाल ली, क्लियर है ये वाली बात।
अब देखो इसमें हमने दो चीज बात करी है, एक तो ऊर्जा की और एक संवेग की। ऊर्जा जो होती है हमारे पास वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, और संवेग जो होती है हमारे पास क्या होती है, सदिश राशि होती है। एक फोटोन आ रहा था, इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, टकराने के पश्चात ऐसे चला गया, तो टक्कर हुई या नहीं हुई, हो गई। जब भी ये टक्कर होती है तो ये टक्कर हम क्या मानते हैं, कौन सी टक्कर होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। प्रत्यास्थ टक्कर ऐसी टक्कर होती है, ठीक है, जिसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है और ना ही संवेग की हानि होती है। यानी ऊर्जा और संवेग क्या रहता है हमारे पास, संरक्षित रहता है। तो हम इसमें कौन से दो नियम लगाएंगे, एक तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे और एक हम कौन सा लगाएंगे, संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि कौन सी टक्कर हो रही है, प्रत्यास्थ टक्कर। तो सबसे पहले हम लगाते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा बराबर होती है टक्कर के पश्चात क्या, कुल ऊर्जा के। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा टक्कर के पश्चात कुल ऊर्जा के बराबर होती है। तो देखो जब तक टक्कर नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन और जो फोटोन था उसमें ऊर्जा कितनी थी, फोटोन में तो कितनी थी, देखो फोटोन में ऊर्जा थी h न्यू, और पहले इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में था, ऊर्जा कितनी थी m0 क्या, c² बराबर। टक्कर के पश्चात कितनी ऊर्जा हो गई, देखो फोटोन ऐसे चला गया था, फोटोन की ऊर्जा हो गई h न्यू डैश, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो गई प्लस m इंटू क्या, c²। अब इस h न्यू डैश को मैं बराबर के कहाँ ले जाऊं, पहले इस h और ये h क्या आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा न्यू माइनस क्या, न्यू डैश, और ये बन रहा है क्या m0 क्या, c² बराबर क्या बच जाएगा m इंटू क्या, c²। तो यहाँ से किसका मान बनेगा हमारे पास, m इंटू c² बराबर आएगा किसके, h न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0 इंटू क्या, c² के, और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। बना लोगे। दूसरा कौन सा नियम लगता है हमारे पास, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण नियम से ये क्या कहता है, टक्कर से पूर्व कुल संवेग बराबर होता है टक्कर के पश्चात क्या, कुल संवेग के। ठीक है, तो टक्कर से पूर्व कुल संवेग कितना होगा, देखो टक्कर से पूर्व पहले कितना था फोटोन में, h न्यू अपॉन c, है ना, और इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना था 0। टक्कर के पश्चात फोटोन का संवेग h न्यू डैश अपॉन c और इलेक्ट्रॉन का संवेग mv, यही था। लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा संवेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। पहले तो फोटोन एक एक्स अक्ष की दिशा में आ रहा था, लेकिन जैसे ही टक्कर हुई तो देखो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, अब ये तल में गति कर रहा है, यानी कितने अक्षों के अनुदिश, 2 अक्षों के अनुदिश गति कर रहा है। तो हमें इसके क्या बनाने पड़ेंगे, घटक बनाने पड़ेंगे। घटक हमने 11th क्लास में बनाए थे, फिर भी सुन लो, देखो कैसे बनाते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, फोटोन है, इस फोटोन, ये फोटोन ऐसे गया हमारे पास, तो देखो इसका एक्स अक्ष कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये एक्स अक्ष हो गया फोटोन का, एक्स अक्ष यहाँ, और ये ऊपर की तरफ क्या होगा, ये वाई अक्ष होगा। ये कौन कितना है, फाई, तो यहाँ आप लिख दो क्या, फाई लिख दोगे।
अब संवेग के दो घटक कैसे बनाओगे? देखो संवेग का एच न्यू डैश अपॉन सी होता है ना, जो एक्स अक्ष की जिसके साथ कोण बन रहा है ना, ये कोण बन रहा है एक्स वाला घटक, वो कितना होता है? एच न्यू डैश अपॉन सी, बस इसके साथ क्या लगा दो? कॉस, और कौन सा? पाई। और जो इसके साथ कोण नहीं बनता यानी वाई वाला घटक होता है, उसका संवेग क्या होगा? एच न्यू डैश अपॉन सी, बस अब आपको क्या लिख देना है इसके साथ? साइन पाई लिख देना। आ गया घटकों में तोड़ना? इसको तोड़ो, देखो घटकों में, इसको घटकों में कैसे तोड़ोगे आप? देखो इसको घटकों में तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन है ये वही एक्स अक्ष, तो देखो ये जा रहा, अब वाई अक्ष इसमें नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ वाई अक्ष बना दो, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। यहाँ कौन कितना? थीटा, तो यहाँ भी कितना होगा हमारे पास? थीटा होगा। अब आप इसको घटकों में तोड़ो, इसका संवेग कितना है? एम वी है। तो एक्स वाला घटक मैंने अभी बताया था, जो थीटा होता है ना जिसके साथ, जो एक्स अक्ष पर बनता है, थीटा जिसके साथ होता है वो हमेशा कोस वाला होता है, यानी कि एम वी, और इसके साथ क्या लगा दो? कॉस थीटा। और ये जो वाई वाला है ये हमेशा कौन सा होता है? साइन थीटा, यानी कि एम वी क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो एक्स अक्ष की दिशा में हमने क्या निकाल लिया? संवेग निकाल लिया। और कौन सी दिशा में निकाल लिया? वाई अक्ष की दिशा में हमने संवेग निकाल लिया। ठीक है, तो सबसे पहले संवेग संरक्षण का नियम कौन सी दिशा में लगाएंगे हम? एक्स अक्ष की दिशा में। लगाओ एक्स अक्ष की दिशा में संवेग संरक्षण का नियम। देखो एक्स अक्ष की दिशा में लगाएंगे तो टक्कर से पूर्व लगाओ पहले, टक्कर से पूर्व एक्स अक्ष की दिशा ही है बस, केवल टक्कर से पूर्व, वाई अक्ष की दिशा है नहीं है, एक्स अक्ष की दिशा है। एक सरल रेखा ही तो चल रही है, देखो टक्कर के पश्चात ऐसे पहले है ना, तो टक्कर से पूर्व संवेग कितना है एक्स अक्ष की दिशा में? एच न्यू बटे सी। और टक्कर से पूर्व इलेक्ट्रॉन का है क्या? नहीं है, तो प्लस कितना? 0 बराबर टक्कर के पश्चात एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में देखो मैंने बताया था ये एक्स वाला घटक लेना आपको। संवेग का क्या होगा? वो सॉरी फोटोन का क्या होगा? एच न्यू डैश अपॉन सी क्या? कॉस पाई। और दूसरा आपको किसका देखना है? दूसरा किसको देखना है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का एक्स अक्ष का घटक ये एरिया एम बी कॉस थीटा, एक्स एक्स हो गए दोनों, एम बी कॉस थीटा बना लोगे। इसके बाद इसको बराबर से पहले लेकर आओ एच न्यू अपॉन सी, या सीधा हम क्या करते हैं? देखो एच अपॉन सी इसमें भी, एच अपॉन सी इसमें भी, एच अपॉन सी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से न्यू बचा और वो पहले आएगा माइनस का, न्यू माइनस न्यू डैश क्या बनेगा? कॉस पाई बनेगा। ठीक है, और बराबर क्या? एम बी कॉस थीटा। और इस सी को मैं कहाँ गुना कर लूँ? यहाँ गुना कर लूँ, तो क्या बनेगा? देखो सी इधर चला जाएगा तो इससे गुना हो जाएगा, तो एम बी सी कॉस थीटा बराबर क्या बचेगा? एच न्यू माइनस न्यू डैश और क्या? कॉस पाई। इक्वेशन नंबर 2। अब हम कौन सी दिशा में दिखाएंगे? वाई अक्ष की दिशा में। ठीक है, कौन सी दिशा में? वाई अक्ष की दिशा में लगाएंगे। अब देखो वाई अक्ष की दिशा में क्या होगा? वाई अक्ष की दिशा क्या टक्कर से पूर्व है? नहीं है, देखो एक सरल रेखा ही आ रही है, तो वाई अक्ष टक्कर से पूर्व संवेग कितना होगा? 0 बराबर टक्कर के पश्चात, तो दोनों दिशा में गया, टक्कर के पश्चात बताओ फोटोन का संवेग कितना होगा? ऊपर वाला वाई वाला लो गया ना, क्या है? एच न्यू डैश अपॉन सी साइन पाई, एच न्यू डैश अपॉन सी क्या? साइन पाई। और इलेक्ट्रॉन का देखो टक्कर के पश्चात फोटोन का ऊपर की दिशा में और इलेक्ट्रॉन का क्या है? नीचे की दिशा, अपोजिट दिशा है, तो हम क्या लेंगे अब? माइनस। और क्या है इसका वाई वाला घटक? एम बी साइन थीटा, तो एम बी साइन आ जाएगा थीटा आ जाएगा। एम बी साइन थीटा को बराबर से पहले लेकर आए, एम बी साइन थीटा बराबर से एच न्यू डैश अपॉन सी और क्या? साइन पाई। सी को इधर गुना कर लेंगे,
एम बी सी साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एच न्यू डैश और क्या साइन पाई। इक्वेशन नंबर कितनी, 3। ठीक है, एम बी सी साइन थीटा बराबर से एच न्यू डैश साइन पाई बना लोगे तो इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। बस अब हमको क्या करना है कि इक्वेशन 1, 2 और 3 को क्या करना है, सोल्व करना है मैथमेटिकली, और हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र बन जाएगा, है ना। देखो अब फटाफट इसको मैथमेटिकली हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। बाकी समझने का तो इतना ही है ना। देखो सबसे पहले समीकरण 2 व 3 का वर्ग कर क्या करने पर, जोड़ने पर, 2 व 3 का वर्ग करके हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो 2 का बाया पक्ष कौन सा है, ये, और इसका बाया पक्ष ये, बाया पक्ष का वर्ग करके बाया पक्ष में जोड़ो, तो इसका वर्ग करो 2 के बाया पक्ष का, एम स्क्वायर हो जाएगा, इसका करो वी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा, इसका करो प्लस एम स्क्वायर, वी स्क्वायर, सी स्क्वायर और क्या साइन स्क्वायर थीटा। यही होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। अब बराबर के बाद आ जाओ, बराबर के बाद आ जाओ, इसका वर्ग करो। देखो ये पूरा पद का वर्ग करोगे तो क्या होगा, एच न्यू माइनस न्यू डैश कॉस पाई पूरे का क्या होल स्क्वायर। पहले वर्ग करना है इसका, तो वर्ग किया, फिर इसमें क्या करना है, जोड़ना है, दूसरी समीकरण का वर्ग करके जोड़ो। ये क्या आ रहा है, देखो इसका वर्ग करो एच स्क्वायर, और ये क्या है न्यू डैश स्क्वायर, और ये क्या है साइन स्क्वायर पाई। ठीक है, आगे देखो इसको सोल्व करते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो एम स्क्वायर, वी स्क्वायर, सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचेगा क्या कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर। इस समीकरण को हम सोल्व करते हैं। देखो एच स्क्वायर तो अलग है, तो एच स्क्वायर तो अलग लिख लें। ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, एच स्क्वायर तो अलग लिख लिया, तो ए का स्क्वायर यानी न्यू स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या पाई माइनस 2ab, ए क्या है न्यू, बी क्या है न्यू डैश कॉस पाई, ए माइनस बी का क्या सोल्व किया है, होल स्क्वायर सोल्व किया, और प्लस क्या आ रहा है एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या पाई। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, तो क्या बनेगा एम स्क्वायर, वी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर से इस एच स्क्वायर को अंदर गुना कर लेता हूँ एक बार, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, है ना, प्लस एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस 2 न्यू डैश कॉस पाई प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर और क्या साइन स्क्वायर पाई। अब देखो इसमें हमारे पास दो पद हैं, कौन कौन से, एच स्क्वायर को अंदर गुना करेंगे तो देखो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, और ये एक मिनट, एच स्क्वायर को अंदर गुना करेंगे एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, एच स्क्वायर को इससे गुना करेंगे तो एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर और क्या कॉस स्क्वायर पाई, और एच स्क्वायर को इससे गुना करेंगे तो 2 न्यू डैश कॉस पाई इंटू एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई, है ना। अब देखो ये वाला पद है और ये वाला पद है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एम स्क्वायर, वी स्क्वायर, सी स्क्वायर, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई, और लास्ट में ये बनी रहा है 2 एच स्क्वायर न्यू डैश और क्या कॉस पाई बच रहा है। तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो एम स्क्वायर, वी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, और ये बचेगा हमारे पास माइनस के 2h स्क्वायर न्यू डैश और क्या कॉस पाई। बना लोगे, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर कितनी 4। ठीक है, इतना कर लोगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 आने के बाद इक्वेशन यानी समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करो, ये m है तो क्या बनेगा m स्क्वायर, c स्क्वायर है तो c की पावर 4 बनेगा, और ये पूरा जो RHS है इसका पूरे का भी करोगे तो क्या होगा h न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0 c स्क्वायर का भी क्या होल स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। इसको और सोल्व कर लेते हैं, m स्क्वायर c की पावर 4, तो एक ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी h स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c की पावर 4, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a की जगह ये है और b की जगह क्या है m0 क्या c स्क्वायर। ठीक है, इसे और सोल्व करके लिख सकते हैं हम m स्क्वायर c की पावर 4 बराबर से h स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर सोल्व करेंगे, a माइनस बी का न्यू का स्क्वायर प्लस न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश प्लस m0 स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश इंटू m0 क्या c स्क्वायर। h स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m स्क्वायर c की पावर 4 h स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 h स्क्वायर न्यू इंटू न्यू डैश, h स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस m0 स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश और m0 इंटू क्या c स्क्वायर। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर कितनी 5, दे दे इक्वेशन नंबर 5। अब इन इक्वेशनों का हमें काम नहीं है तो इसे हम रख कर देते हैं ना। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई 5। अब क्या कर देते हैं, समीकरण 5 में से 4 को क्या करने पर घटाने पर, 5 में से 4 को क्या कर देते हैं हम घटा देते हैं, बाएं पद में से बाएं पद घटाएंगे और दाएं में से दायां। तो देखो m स्क्वायर c की पावर 4 है तो हम लिखेंगे m स्क्वायर c की पावर 4 में से 4 का बाया पद ये रिया माइनस LHS क्या है m स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, अब बराबर है। अब इसका पूरा बाया दाया पद लिख लो, क्या है h स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस क्या आ रहा है 2h स्क्वायर न्यू इंटू न्यू डैश प्लस m0 स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश और m0 c स्क्वायर में से घटाना है किसको 4 को। तो अब देखो सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस आ रहा है, माइनस से गुना होके आएंगे तो क्या आएगा h स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा h स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2h स्क्वायर न्यू डैश और क्या cos पाई। तो 5 में से क्या घटा दिया हमने समीकरण नंबर 4। देखो अब कैंसिल हो रहा है h न्यू स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, ये भी प्लस का है ये माइनस का है, ये भी क्या हो गया हमारे पास कैंसिल हो गया, हो जाएगा। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ठीक है तो हम लिख देते हैं, देखो क्या बनेगा हमारे पास m स्क्वायर c की पावर 4 आ रहा है माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर आ रहा है, अब बराबर के बाद वाले पद आ रहे हैं, देखो ये आ रहा है माइनस 2h स्क्वायर न्यू इंटू न्यू डैश और ये प्लस का आ रहा है
तो इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, -2h² और क्या न्यू इंटू न्यू डैश क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ तो बचेगा कितना 1 और यहाँ प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये तो सारा बाहर आ गया तो क्या बनेगा cos पाई आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या बन रहा है देखो, +m0² c की पावर 4 हमारे पास क्या हो रहा है बच रहा है, और क्या बच रहा है प्लस का ये वाला पद बच रहा है 2h न्यू माइनस न्यू डैश और m0c² बच रहा है नहीं बच रहा। तो इतना हम इसको क्या कर लेते हैं सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। -2h² न्यू न्यू डैश 1 माइनस cos पाई प्लस m0² c की घात 4 और 2h m0c² न्यू माइनस क्या बन जाएगा न्यू डैश बन जाएगा। एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं, इन दोनों में से हम m² c की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस m² तो बाहर आ गया हट गया, v² नहीं लिया तो v²। अब देखो बाहर कितना लिया हमने c की पावर 4 और जबकि अंदर कितना है c की पावर 2, तो c की पावर 2 से क्या देना पड़ेगा भाग और इक्वल टू 2h² न्यू न्यू डैश 1 माइनस क्या cos पाई प्लस m0² c की पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश और m0 इंटू क्या c² बन जाएगा। आगे देखो इतना करने के बाद हमने देखो एक फॉर्मूला होता है m = m0/√1 माइनस v²/c², ठीक है। m = m0/√1 माइनस v²/c², ये होता है हमारे पास स्थिर अवस्था में द्रव्यमान और गतिशील द्रव्यमान, है ना। गतिशील अवस्था में द्रव्यमान और स्थिर अवस्था में जो द्रव्यमान होता है उनके मध्य क्या होता है संबंध होता है। मैकेनिक्स में भी हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में और 11th-12th में भी पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ से हम देखो क्या करते हैं इसका वर्ग कर देते हैं, m = वर्ग करोगे तो क्या बनेगा m² बराबर m0² माइनस v²/c², और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं m² 1 माइनस v²/c² की जगह हम क्या लिख सकते हैं ये m0² लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो इस इक्वेशन को काम में लेते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 6। देखो m² और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम m0², तो m0² c की पावर 4 = -2h² न्यू न्यू डैश 1 माइनस क्या cos पाई प्लस m0² c की पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश और m0c² बन जाएगा इतना, है ना। ऐसा करने पर m0c की पावर 4 से m0c की पावर 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस वाले को बराबर से पहले लेकर आते हैं 2h² न्यू न्यू डैश 1 माइनस cos पाई = 2h न्यू माइनस न्यू डैश और m0c²। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक h से ये हमारे पास क्या है 2h², एक h से एक h कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल,
और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो देखो ये जो हमारे पास है न्यू माइनस न्यू न्यू डैश है ना, तो न्यू इंटू न्यू डैश बटे, और ये वाला जो है न्यू माइनस न्यू डैश इसको इसके नीचे ले आता हूँ, न्यू माइनस क्या न्यू डैश ले आए इज इक्वल टू, यहाँ क्या है m0 क्या सी स्क्वायर, यहाँ क्या है m0 सी स्क्वायर बच रहा है, और यहाँ से क्या बच रहा था एक h बच रहा है, बच रहा है नहीं बच रहा, एक क्या बच रहा है h बच रहा है, और क्या बच रहा है देखो 1 माइनस कॉस पाई, ये भी कहाँ चला जाएगा नीचे, 1 माइनस क्या कॉस पाई, इसको उल्टा कर देते हैं, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू इंटू न्यू डैश इज इक्वल टू h इंटू 1 माइनस क्या कॉस पाई अपॉन m0 इंटू क्या सी स्क्वायर, यही बनेगा है ना। इतना बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पद को हम, ये जो हमारे पास पद दिखाई दे रहा है ना, कौन सा न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन क्या न्यू इंटू न्यू डैश, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम देखो ये मैं अलग से करके देख रहा हूं कि लैम्बडा डैश माइनस क्या लैम्बडा, लैम्बडा डैश मैंने क्या मानी थी हमारे पास प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य है, और लैम्बडा आपतित एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य है, तो लैम्बडा डैश का मान लैम्बडा बराबर होता है सी अपॉन न्यू, तो लैम्बडा डैश का मान क्या होगा सी अपॉन न्यू डैश माइनस लैम्बडा का मान क्या होगा सी अपॉन न्यू, तो लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा बराबर लघुत्तम ले लेते हैं, क्या आएगा न्यू इंटू न्यू डैश, सी क्या आ रहा है कॉमन, न्यू डैश से न्यू डैश कैंसिल तो न्यू माइनस, और न्यू से न्यू कैंसिल तो क्या न्यू डैश। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू इंटू न्यू डैश का मान क्या लिख सकते हैं, देखो एक सी से और गुना कर दें इसको, तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एक सी स्क्वायर है, एक सी यहाँ ले आया, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू इंटू न्यू डैश इज इक्वल टू h इंटू 1 माइनस क्या कॉस फाई बटे m0c, और इसको हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसे बना के लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h अपॉन m0c, और क्या 1 माइनस क्या कॉस पाई, ये क्या कहलाता है हमारे पास क्वांटम विस्थापन सूत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है हमारे पास क्वांटम विस्थापन सूत्र कहलाता है। ठीक है, अधिकतम विस्थापन के लिए क्या होगा, अधिकतम विस्थापन के लिए फाई बराबर कितना रखेंगे हम, देखो 180 रखेंगे, 180 इसलिए रखेंगे क्योंकि कोस 180 का मान कितना होता है -1, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा बराबर से कॉस, ये हो जाएगा 2h अपॉन क्या m0c हो जाएगा, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा बराबर से क्या हो जाएगा 2h अपॉन m0 क्या c। ठीक है, और फिर हम इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं लैम्बडा डैश माइनस किसको लैम्बडा का, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास संख्यात्मक मान आ जाएगा। ठीक है, h का मान हमें पता ही होता है, m0 का भी और c का भी, तीनों के मान रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास विस्थापन।
आज के लिए इतना, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।